What is MRI? Magnetic resonance imaging is a medical imaging technique used in radiology to form of pictures of the anatomy and the physiological processes of the body. MRI scanners use strong magnetic fields, magnetic field gradients, and radio waves to generate images of the organs in the body. In a simple language, it is like as a camera who to take a picture of organ from our body. चुंबकीय अनुनाद प्रतिबिंबन या नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद प्रतिबिंबन एक चिकित्सा प्रतिबिंबन की एक तकनीक है। एमआरआई द्वारा शरीर के अंगों का चित्र प्राप्त करने के लिए प्रबल चुंबकीय क्षेत्र तथा रेडियो तरंगों का प्रयोग किया जाता है। इसे चुंबकीय अनुनाद टोमोग्राफी भी कहते हैं। सरल भाषा में यह एक कैमरे की तरह है जो हमारे शरीर से अंग की तस्वीर लेता है।
A to Z Medical Guru G. MRI. MRI imaging technique. MRI, magnetic resonance imaging, is a medical imaging technique that uses a strong magnetic field and radio waves to create detailed images of the body's internal structures. MRI is a non-invasive diagnostic tool that can produce images of soft tissues and organs in the body that are difficult to see with other imaging techniques such as X-rays or CT scans. During an MRI scan, the patient lies on a table that is moved into the MRI machine, which looks like a large cylinder. The machine uses a powerful magnetic field to align the protons in the body's water molecules. Then, radio waves are used to create a signal that is detected by the machine and used to create images of the body's internal structures. MRI is used to diagnose a variety of medical conditions, including brain and spinal cord disorders, joint and bone problems, and cancer. It is also used to guide minimally invasive procedures such as biopsies and to monitor the progress of treatment. While MRI is generally considered safe, it may not be suitable for everyone. Patients with certain types of metal implants, such as pacemakers, may not be able to undergo an MRI scan due to the risk of interference with the metal. It's important to discuss any concerns or medical conditions with your healthcare provider before undergoing an MRI scan. हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आपका अपने चैनल हरियाणा एमआरआई हिंदी क्लासेस में स्वागत है। तो दोस्तों बात करते हैं एमआरआई एल स्पाइन की। एल स्पाइन की मैंने काफी वीडियो पहले भी बना रखी है, लेकिन ये वीडियो थोड़ा डिफरेंट है, तो इसलिए मैं ये वीडियो बनाई है। सजेट ये हमारा देखो स्काउट है, स्काउट में हमें लग रहा है कि ये देखो स्काउट के कॉर्नर की प्लानिंग है, तो ये हमें लग रहा है कि इसकी स्पाइन पूरी घूमी हुई है, तो कि इसकी कन्वेक्सिटी टूवर्ड लेफ्ट साइड में, इसकी जो कन्वेक्सिटी है जो लेफ्ट साइड में, ये आपको मैं सजेटेड टीटू की इमेज भी दिखा देता हूँ। देखो नीचे की बिल्कुल दिख ही नहीं रही कि कहाँ ऐसा कि मतलब क्या हो रखा है, तो ये समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, तो क्योंकि इसकी स्पाइन घूमी हुई है तो उसके हिसाब से इसमें ऐसी इमेज आई। इसकी कॉर्नल टी2 की प्लानिंग लगा दी मैंने। सैजिटल टी2 और टी1 मैंने पहले लगा दिए थे, क्योंकि सैजिटल टी2 और टी1 में कोई वो डिफरेंस नहीं होता। कॉर्नल टी2 लगा रखा है, ये कॉर्नल टी2 की प्लानिंग है। और कॉर्नल स्टर इसमें है ना, एक अलग से लगाया मैंने कॉर्नल टी2, क्योंकि कॉर्नल स्टर पहले लगाते हैं सैजिटल टी2 सैजिटल टी1, कॉर्नल टी2 एक्स्ट्रा लगाया है, कॉर्नल स्टर लगाते हैं। ठीक है, एक्सियल टी2 और टी1 की प्लानिंग होती है, वो डिफरेंट होती है। ऐसी एमआरआई में जो ऐसी प्रॉब्लम होती है पेशेंट को, तो उसमें थोड़ा डिफरेंस हो जाता है एक्सियल टी2 की प्लानिंग और टी1 की प्लानिंग में। देखो नीचे की प्लानिंग है, जो नीचे की ये स्लाइस है, जो मैंने ज्यादा स्लाइस लगा दी। वैसे 2-2 3-3 स्लाइस लगाते थे, देखो नीचे में ज्यादा स्लाइस लगा दी, 4 स्लाइस ये लगा दी, सिंगल ये लगा दी। ठीक है, सिंगल ये वर्टेब्रा पे लगा दी, तो इसको भी मैंने बढ़ा दिया, ड्यूल कर दिया। ये इसको ऊपर खिसका दिया मैंने, और इसको भी मैंने सिंगल कर दिया। ठीक है, तो ये मैंने लगा दी है, यहाँ पे प्लान कर दी, तो इसको ऊपर उठा के ले गया मैं, ये ड्यूल कर दिया। इसको भी मैंने 2 स्लाइस कर दिया, इसको भी मैंने। इसमें देखो स्लाइस ज्यादा जरूरत लेने की ज्यादा जरूरत पड़ेगी, हमें लेनी पड़ेगी स्लाइस, क्योंकि देखो ज्यादा प्रॉब्लम है, तो उसी के हिसाब से हम कवर करने की कोशिश करते हैं। तो ये नहीं कि हमें इतनी स्लाइस लगानी जरूरी है, वो प्रॉब्लम पे डिपेंड करता है कि हमें कितनी स्लाइस की जरूरत होती है। कहीं तो 12 में काम चल जाएगा, 15, 16, 17, 18, 19 जैसे भी आपको सफिशिएंट हो वैसे ही हमें लगानी होती है। नीचे की देखो 5 स्लाइस, ऊपर फिर 4 स्लाइस, सॉरी नीचे 6 स्लाइस है, और ऊपर फिर 4 स्लाइस, फिर 2 2 2 और सिंगल स्लाइस। ठीक है, तो ये आपस में मिला के अच्छे से लगा दी मैंने। और इसमें कॉर्नल में भी देख लेंगे कि हमारी जो लगी है वो ठीक लगी है या नहीं। उसको स्टार्ट कर दिया एक्सियल टी2 को, ये हमारा एक्सियल टी2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये कॉर्नल टी2 देखो, ये कॉर्नल टी2 में आपको दिख रहा है कि कितनी स्पाइन घूमी हुई है, सांप की तरह बिल्कुल ऐसे सांप बैठ जाता है, तो ऐसे चलता है जैसे, वैसे इसकी हो रखी है। क्योंकि इसकी जो कन्वेक्सिटी हो रखी है, जो लंबर स्पाइन है ना, इसका लोअर है, जो अपर नहीं है लोअर है, जो उसमें कन्वेक्सिटी हो गई टुवर्ड लेफ्ट साइड में ये घूम गई, मतलब। ठीक है ना,
लेफ्ट साइड से राइट साइड में घूम गई ये। तो ऐसे होता है। कॉर्नल स्टर की प्लानिंग देख लो आप। कॉर्नल स्टर और T2 सेम ही लगता है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता। उसकी कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो या अपने हिसाब से भी आप लगा सकते हो। ये आप पे डिपेंड करता है कॉपी पेस्ट करना है या आपको क्या करना है। उसके बाद लगाएंगे हम एक्सेल T1 की प्लानिंग। ठीक है, एक्सेल T1 की प्लानिंग वही कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो हम T2 से, और वैसे भी लगा सकते हो। वो आप पे डिपेंड है कि आपको क्या करना है। ठीक है, तो इसकी स्लाइस, नीचे वाली स्लाइस बढ़ा दी मैंने और एक एंगल घटा दिया। ठीक है, नीचे 6 4 2 2 ऐसे कर देनी है और उसको फिर कॉपी पेस्ट कर देना है, तो अपने आप ही हमारी ऊपर नीचे चली जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से हम चेक कर सकते हैं कि हमें क्या क्या कौन सी स्लाइस लगाई है। कॉपी अच्छे से नहीं हो रही है तो हमारी, ये अपने हिसाब से भी हम हैंडल कर सकते हैं कि जरूरी नहीं कि हर चीज में हम कॉपी पेस्ट ही करेंगे। कॉपी पेस्ट उनके लिए बताता हूँ जो स्टार्टिंग में काम करना स्टार्ट करते हैं, तो उनसे जल्दबाजी में लगती नहीं है जल्दी से, तो इसलिए वो कॉपी पेस्ट का फायदा उठा सकते हैं, कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो पेशेंट का स्कैन आने से पहले वो कॉपी पेस्ट करके स्कैन को स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये जरूरी नहीं होता कि कॉपी पेस्ट किया और लगा दिया, कॉपी पेस्ट किया और लगा दिया। ये 6 4 2 2 ऐसे सिंगल स्लाइस ऐसे मैंने लगा दी। इसका मैंने कॉन्ट्रास्ट भी किया था। कॉन्ट्रास्ट की तो मैंने नहीं डाली स्टडी, क्योंकि कॉन्ट्रास्ट की स्टडी में क्या डालना है, नॉर्मल वही एक्सेल T1 लगेगा, कोर T1 लगेगा, सैजेटल T1 लगेगा, तो सेम ही प्लानिंग रहेगी, तो उसमें कोई चेंजेस तो होते नहीं। इसलिए कॉन्ट्रास्ट डालने की वीडियो डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिर वही खामखा ज्यादा लोग वो भी सोचते हैं कि अपने व्यूज या टाइमिंग के चक्कर में वीडियो बना रहा है। तो ये मेरे ख्याल से ठीक है कि वही सेम प्लानिंग होती है, तो ज्यादा हमें डीपली जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ज्यादा स्लाइस ले रखी थी मैंने सैजेटल T2 में, 10 स्लाइस ले रखी थी, इसलिए मेरी एक इमेज आगे जा रही थी, तो एक इमेज को मैंने सेट कर लिया है। फिल्म बना दी मैंने सैजेटल T2 की, और ये सैजेटल T1 अपना। ठीक है, ये देखो वही 10 इमेज इसमें है, तो इसको वही सेट करेंगे अच्छे से, इसका जूम वगैरह करेंगे, विंडो लेवल सेट करेंगे, उसके बाद हम इसको फिल्मिंग करेंगे। ठीक है, जब हमारा विंडो लेवल और जूमिंग वगैरह अच्छे से हो जाएगी, तो मैंने 16 का फॉर्मेट ले लिया। ये 16 का फॉर्मेट लेने के बाद ये यहाँ तक की हमारी आ गई। अब आगे कॉर्नल T2 और कॉर्नल शटर की प्लानिंग करेंगे। थोड़ा जूम कम था तो जूम और फालतू कर दिया मैंने, और आगे देखो कॉर्नल T2 उठा लिया मैंने। अब कॉर्नल T2 की इमेज 4 की फॉर्मेट में डाल देंगे और उसके बाद कॉर्नल स्टर डाल देंगे। ये देखो हमारे कॉर्नल T2 की प्लानिंग इमेज है। तो आपको इसमें बहुत अच्छे से दिख रहा है कि हमारी कितनी घूमी हुई स्पाइन है, बहुत ज्यादा घूम रखी है। ये बचपन से इसकी प्रॉब्लम थी, लेकिन इसने बहुत ज्यादा बात दिखाई, तो इसको पता अभी चला है। तो ये बहुत घूमी पड़ी है, ये तो मतलब घूम गई है, घूमी पड़ी है, थोड़ा हमारी लैंग्वेज है तो घूमी पड़ी है, यानी कि घूम गई है। ये पूरी कन्वेक्सिटी हो गई इसकी, लेफ्ट टू राइट हो गई। ठीक है ना, लेफ्ट टू राइट हो गई, ये लेफ्ट से राइट में खिसक गई, यानी कि कन्वेक्सिटी को किस साइड होगी, लेफ्ट साइड हो गई। ठीक है, और इसको जो लेफ्ट प्सोसस मसल होती है वो स्मॉल है किसके कंपेयर में, राइट कंपेयर है। जो राइट प्सोसस मसल होती है वो लेफ्ट से मतलब स्मॉल है। ठीक है, राइट से स्मॉल है, सॉरी, लेफ्ट वाली राइट से स्मॉल है। ठीक है, देखो ये आपको दिख भी रही है, कितनी एक्सेल में भी दिख रही है आपको कि एक वर्टेब्रा कहाँ आ रही है, कौन से, एक राइट साइड आ रही है, एक लेफ्ट साइड आ रही है। देखो कैसी कितनी टेढ़ी मेढ़ी आ रही है, बहुत ज्यादा टेढ़ी मेढ़ी हो गई है। ये सीरीज कर दी मैंने। ये एक्सेल T2 की फिल्मिंग कर रहा हूं मैं, एक्सेल T2 और T1 की। ठीक है, 3 फिल्म बनानी हमें, एक सैजेटल T2 की, दूसरी सैजेटल T1, कॉर्नल T2 और कॉर्नल स्टर की, ऐसे बना देंगे। ये हम सैजेटल T2 के साथ भी दे सकते थे, कॉर्नल T2 को, और कॉर्नल T1 और कॉर्नल स्टर की और सैजेटल T1 की एक फिल्म बन जाती है। ठीक है, तो ऐसे हमारी ये एक्सेल T1 की इमेज आ गई। तो वही एक्सेल T1 की इमेज को हम फिल्मिंग करेंगे अब। तो ये देखो मैंने जूम वगैरह, जितनी जूम मैंने एक्सेल T2 किया था उतना ही किया, इसको ज्यादा जूम नहीं करेंगे क्योंकि टेढ़ी मेढ़ी है तो वो एक साइड की कट जाएगी, तो इसलिए मैंने ज्यादा जूम नहीं किया, थोड़ा सा और जूम कर दिया बस, ज्यादा जूम करने की जरूरत नहीं है, तो वो कट जाएगी, तो इसलिए ज्यादा जूम नहीं कराया मैंने।
नहीं तो और ज़्यादा जूम करने की जरूरत थी। इसमें सीरीज कर दिया तो ये हमारी एक फिल्मिंग हो गई, यानी कि टोटल हमारी 3 फिल्मिंग हो गई कि 3 फिल्म कैसे करते हैं। तो ये दोस्तों होगी हमारी किसकी, एलएस स्पाइन की, जिसकी बहुत ज़्यादा स्पाइन घूमी हुई टेढ़ी मेढ़ी है, घूम गई है। तो उसकी एमआरआई इसलिए मैंने बनाई, कुछ अलग था तो कुछ डिफरेंट था, तो इसलिए मैंने इस पे एक वीडियो बनाने की, देखो ये कॉर्नल स्टर की आ गई, तो इसके कॉर्नल स्टर को भी फिल्मिंग कर देते हैं। इसके साथ सैजेटल T1, कॉर्नल T2 और कॉर्नल स्टर की फिल्मिंग कर देंगे, 4:4 में डाल देंगे। तो ये होगी हमारी एलएस स्पाइन की। इसका कॉन्ट्रास्ट भी किया था, कॉन्ट्रास्ट में T1 की प्लानिंग होती है, कॉर्नल T1, सैजेटल T1 और एक्सियल T1। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक कमेंट करना ना भूले, और हमारे चैनल को अगर नहीं जुड़े तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पे मिलते रहे। धन्यवाद दोस्तों। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आपका अपने चैनल हरियाणा हमारे हिंदी क्लासेस में स्वागत है। तो आज दोस्तों बात करते हैं ब्रेन की एमआरआई। ब्रेन की एमआरआई हम कैसे रीड कर सकते हैं, कैसे हम देख सकते हैं कि ब्रेन में हमारे क्या निकला है एमआरआई में, तो वो बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये ब्रेन के स्कैन आ रहे हैं, ये ब्रेन का स्कैन है हमारा। तो इस पेशेंट को मेनिनजियोमा था, यानी कि ब्रेन ट्यूमर था। ठीक है, तो मैं आपको दिखा दूंगा कि पहले ऊपर ये दिख रहा है आपको, नॉर्मल ब्रेन दिख रहा है, लेकिन नीचे दिखाऊंगा मैं कुछ अलग सा है आपको दिखेगा, तो वो हमारा ट्यूमर है। देखो नॉर्मल स्कैन दिख रहा है, ऊपर कुछ नहीं आ रहा है। यहाँ पे मैंने जहाँ पे कर्सर लगा रखा है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये मेनिनजियोमा है। ये साइन भी एरो का साइन आ रहा है, जो ये भी मेनिनजियोमा को शो कर रहा है। ये सभी में जो मैंने सर्कल भी बना रखा है, ये मेनिनजियोमा है, यानी कि ब्रेन ट्यूमर है। सीधे ये बोल देते हैं हम नॉर्मल लैंग्वेज में कि ट्यूमर है। तो ये ब्रेन का ट्यूमर है, जो वाइट वाइट आपको शो ऑफ हो रहा है, बड़ी सी गांठ आ रही है जो, तो ये हमारी मेनिनजियोमा की गांठ है। और ये कहाँ पे है, जिसको ज़्यादा नॉलेज है एनाटॉमी वगैरह के बारे में, उसको तो मैं बताता हूँ कि यानी कि लेफ्ट हाई पैरेटल रीजन में है ये। लेकिन जैसे जो नॉर्मल अपने घर पे देखते हैं जो पेशेंट है, तो उनके लिए कि मतलब ऊपर की तरफ गांठ है, ये बाहर की तरफ ही है, मतलब ऊपर जो गांठ है। तो ये हमारा ट्यूमर है, ब्रेन का ट्यूमर है। तो दूसरे स्कैन में भी आपको दिखाता हूँ। ये आपको स्कैन के बारे में तो सीक्वेंस के बारे में तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आपको इतनी नॉलेज नहीं होती, जो पेशेंट होते हैं इतनी नॉलेज नहीं होती कि T2 कौन सा होता है, T1 कौन सा, एक्सियल क्या होता है, एक्सियल T1 T2 क्या होता है। ये इसमें ब्लैक ब्लैक आ रहा है, ये अलग अलग सीक्वेंस के हिसाब से अलग अलग शो ऑफ होता है कि कौन सी सीक्वेंस कैसा शो ऑफ करती है। इसमें देखो ब्लैक ब्लैक कर रही है शो, लेकिन पहले वाले में व्हाइट आ रहा था। अलग अलग शो टिश्यू होता है, जो भी कोई टिश्यू वगैरह होता है तो वो अलग अलग शो होता है अलग अलग सीक्वेंस में। तो इसीलिए एमआरआई करवाई जाती है सीटी के कंपैरिजन में, क्योंकि एमआरआई में ही अलग अलग सीक्वेंस होती है, सीटी में सिर्फ एक ही सीक्वेंस होती है और एक ही प्लेन होता है। इसमें अलग अलग प्लेन होता है, 3 टाइप के प्लेन होते हैं, इसलिए सीटी प्रेफर करते हैं डॉक्टर। ये दूसरी सीक्वेंस भी दिखा रहा हूँ मैं, इसमें भी किस टाइप का आपको दिखेगा मेनिनजियोमा यानी कि ट्यूमर। ये मैं आपको एरो से दिखा रहा हूँ, ये पोलिपी है, राइट पोलिपी है ये। ठीक है, ये राइट पोलिपी है। मैक्सिलरी पोलिपी होता है, जो मैक्सिलरी साइनस के पास में बन जाता है, मैक्सिलरी पोलिपी होता है। ये व्हाइट व्हाइट दिख रहा है, इस सीक्वेंस में व्हाइट व्हाइट दिख रहा है। सभी अलग अलग सीक्वेंस दिखा रहा हूँ आपको, आप घर पे भी फिल्म को देख सकते हो। अगर आपको किसी ने बोल दिया कि ब्रेन ट्यूमर है, तो इस टाइप से आप देख सकते हो। आपको एक गांठ टाइप की दिख रही है, तो वो आपकी ट्यूमर हो सकती है। ठीक है, तो अलग अलग सीक्वेंस मैं आपको शो ऑफ करके दिखा रहा हूँ। ये कौन GRE की सीक्वेंस है, जिसको नॉलेज है CT या MRI एक्सरे की, तो उनके लिए मैं ये सीक्वेंस का नाम लेके इसलिए बोल रहा हूँ ताकि उनको समझ में आ जाए। GRE की सीक्वेंस है ये। पोलिपी के मैंने एरो पे दिखाया, ये पोलिपी है, राइट मैक्सिलरी पोलिपी है। तो इसको क्या था पेशेंट को, ए वेल डिफाइंड ड्यूरल बेस्ड होमोजेनियसली एनहांसिंग फोकल लीजन एसोसिएटेड विद माइल्ड perilesional edema and focal enhancing thickening of overlaying dura is seen in left high parietal region, causing mass effect in form of effacement of underlying cortical शल्की लाइकली न्यूप्लास्टिक मास, यानी कि मेनिनजियोमा यानी कि ब्रेन ट्यूमर। सीधे सीधे बोल दे तो ब्रेन ट्यूमर है ये कॉर्नल की सीक्वेंस है, कॉर्नल फ्लेयर की सीक्वेंस है, जिसमें आपको व्हाइट व्हाइट दिख रहा है। अलग अलग दिखता है कि T2 में कैसा दिखेगा, फ्लेयर में कैसा दिखेगा, इसलिए अलग अलग सीक्वेंस ही हम MRI में यूज करते हैं, इसलिए ज्यादा डॉक्टर प्रेफरेंस करते हैं MRI के लिए।
ठीक है। तो इसमें मैंने इसको इंजेक्शन भी लगाया था, कॉन्ट्रास्ट इंजेक्शन होता है, कॉन्ट्रास्ट इंजेक्शन भी मैं आपको दिखाऊंगा। पहले इसकी सैजेटल की ये 3 सीक्वेंस मैंने 3 प्लेन मैंने आपको दिखा दी। सबसे पहला एक्सियल प्लेन था, दूसरा कोर्नल प्लेन था और तीसरा सैजेटल प्लेन, यानी कि सैजेटल साइड का व्यू, कोर्नल पीछे का व्यू और एक्सियल ऊपर से देखते हैं तो वो व्यू हो गया। ठीक है, नॉर्मल लैंग्वेज में मैं आपको समझा रहा हूँ। जो वाइट वाइट देखो साइड का व्यू है, साइड से आप जैसे सिर को आपको साइड से देखते हो तो ऐसा व्यू आपको दिखता होगा। ठीक है, ये सैजेटल व्यू होता है, तो इसको ऐसे देख सकते हैं। तो अब मैं कॉन्ट्रास्ट स्टडी आपको दिखा देता हूँ कि कॉन्ट्रास्ट कैसे किया था मैंने। तो ऐसे ऐसे पेशेंटों के लिए हम कॉन्ट्रास्ट स्टडी करते हैं। कॉन्ट्रास्ट मैंने अलग पेशेंट की एंट्री करके किया था। ठीक है, और ये देखो इसमें 3 सीक्वेंस लेते हैं। ठीक है, कॉर्नल तीनों सीक्वेंस लेते हैं और 3 ही एक्सियल T1, कॉर्नल T1, सैजेटल T1। ठीक है, तो ये तीनों एक साथ मैंने उठा के दिखा दी, नीचे कॉन्ट्रास्ट स्टडी में मैंने दिखा दिया है। देखो अब कॉर्नल में आपको ऊपर एक स्पॉट दिख रहा है, एक गांठ दिख रही है, तो यही हमारा मेनिंजियोमा यानी कि ब्रेन ट्यूमर है। ये देखो अच्छे से दिख रही है, ये बहुत बड़ी गांठ थी, 42 इंटू 31 इंटू 28 mm की डायमीटर में थी, यानी कि बहुत बड़ी गांठ होगी हमारी। ये देखो अब आपको सैजेटल में दिखने लग जाएगा। ठीक है, तो सैजेटल में थोड़ा थोड़ा हो गया, देखिए ये दिख रहा है आपको सैजेटल में, ये सैजेटल में आपको शो ऑफ हो रहा है। आप थोड़ी आगे की इमेज बढ़ाएंगे तो एक्सियल में आना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये अपर पार्ट में है, जो ब्रेन का अपर पार्ट होता है तो वहां की तरफ है। ठीक है, तो ये इसलिए लेफ्ट हाई पैरेटल रीजन बोलते हैं इसको, जिसको एनाटॉमी आती है वो समझ जाएगा लेफ्ट हाई पैरेटल रीजन क्या होता है। इस टाइप से हम अपने घर पे भी ब्रेन की हमने MRI करवाई तो हम चेक कर सकते हैं। ये नॉर्मल देखो ब्रेन के T1 कॉन्ट्रास्ट और विदाउट कॉन्ट्रास्ट की दोनों की इमेज में डिफरेंशिएशन करके दिखाऊंगा मैं आपको कि दोनों में क्या होता है। देखिए एक साइड में एक्सियल T1 कॉन्ट्रास्ट की इमेज है और एक साइड नॉर्मल है। जिसमें नॉर्मल था उसमें ब्लैक दिखाई दे रहा है हमारा जो ट्यूमर है, लेकिन जिसके अंदर मैंने इंजेक्शन लगा दिया उस इमेज में व्हाइट आ रहा है। इसलिए हम कॉन्ट्रास्ट यूज करते हैं ताकि हमारा डिफरेंशिएशन हो जाए कि ट्यूमर है या कैसी गांठ है। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक कमेंट करना ना भूले, और हमारे चैनल को अगर नहीं जुड़े तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पे मिलते रहे। धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार, मैं डॉक्टर अशोक कुमार, न्यूरोसर्जन वीके न्यूरो केयर हॉस्पिटल हिसार। आज वर्ल्ड थायराइड डे पे आज हम बात करेंगे थायराइड के बारे में। थायराइड एक ऐसी ग्लैंड है जो अपने गले में होती है और जितने भी बॉडी के अपने हॉर्मोन्स है सबको कंट्रोल में रखती है। और जैसे हम सुनते हैं किसी को थायराइड कम काम कर रहा है, किसी का ज्यादा काम कर रहा है, तो उसके कुछ लक्षण हैं जो पहले में देखने होंगे, जैसे कि नींद ना आना, थकावट रहना, या फिर एकदम से वजन का बढ़ जाना, और महिलाओं में खासकर क्या होता है माहवारी का अनियमित रूप से हो जाना। ये सब थायराइड के लक्षण हैं। और साथ में इसमें गले में गांठ भी हो सकती है। अगर ऐसा किसी को लगे तो हमें कुछ टेस्ट हैं वो करवा के देखने पड़ेंगे। कुछ ब्लड टेस्ट हैं जैसे T3, T4, TSH, और साथ में अल्ट्रासाउंड भी करवाना पड़ सकता है अपने को गले का अगर गांठ है किसी को तो। और ये किसी को लक्षण है तो अपने को तुरंत अपने आसपास किसी क्वालिफाइड डॉक्टर से मिलके अपना प्रॉपर तरीके से इसका इलाज करवाना होगा। इसका इलाज संभव है, इससे बिल्कुल भी ना घबराएं। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आपका आपके अपने चैनल हरियाणा MRI हिंदी क्लासेस में स्वागत है। तो दोस्तों आपने इतना बहुत प्यार दिया मुझे, अपना चैनल भी मोनेटाइज हो गया, तो उसके लिए आप सबका धन्यवाद करता हूं मैं। तो आज हम बात करते हैं ब्रेन MRV कैसे करते हैं। ठीक है, पहले नॉर्मल ब्रेन कर लिया, तो पहले ब्रेन लिखा हुआ था नॉर्मल ब्रेन कर लिया। अगर नॉर्मल ब्रेन नहीं लिखा हुआ सीधा MRV लिखा है तो हम एक्सियल और सैजेटल की 2 प्लेन ले लेंगे, एक्सियल T2 और सैजेटल T2 ले लेंगे। उसके बाद उन पे प्लान करेंगे। देखो मैंने उठा लिए एक्सियल T2 और सैजेटल T2। ठीक है, नॉर्मल ब्रेन मैंने पहले बता रखा था इसलिए मैंने सीधा ही मैं वेनोग्राम पे आ गया हूँ, सीधा ही वेनोग्राम उठा लिया है। ठीक है, ये अपना देखो स्लाइस मैंने लगा दी है, स्लाइस प्रॉपर कवर होनी चाहिए। ठीक है,
ये फैट के सैचुरेशन एक बारी मैंने हटा दिया है, फैट सैचुरेशन नीचे लगा दिया है फैट सैचुरेशन को। हाँ, फैट सैचुरेशन नीचे होना चाहिए, बीच में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहीं से फैट सैचुरेशन कर देगा। और अब मैं क्या करूंगा कि इसकी स्लाइस बढ़ानी है मेरे को, स्लाइस का मैं इसकी स्लाइस बढ़ाऊंगा। यहाँ जैसे आगे नजल होती है जो वहां से लेके और पूरी की पूरी जो यानी कि मैक्सिला और या नजल होती है वहां से लेके पीछे तक ओसिपिटल बोन वगैरह सब आना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि कुछ रह जाए, पूरा पूरा ब्रेन कवर होना चाहिए, या 2-4 स्लाइस फालतू रह जाए लेकिन कम नहीं होनी चाहिए, तभी अपनी वेनो अच्छी आएगी। देखो मैंने आगे से लेके पीछे तक पूरा ब्रेन कवर कर दिया है। इसमें प्लानिंग में कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन कटिंग में ही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है, कटिंग करनी पड़ती है इसकी। तो मैं आपको कटिंग भी दिखाऊंगा, कटिंग कैसे होती है। देखो ये ज्यादा मैंने इसका इंटरवल बढ़ा दिया, लेकिन इंटरवल बहुत कम रखना है इसमें, इंटरवल 2 का ही रखना है। थिकनेस 2.5 की रख लेनी है, 2.5 की, या उससे कम कर सकते हो आप, लेकिन इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जितनी कम से इंटरवल और थिकनेस होगी उतनी ही अच्छी अपनी क्वालिटी आएगी, अच्छी इमेज आएगी, ठीक है। इतनी अच्छी इमेज आएगी। मैं इसको स्टार्ट कर दूंगा, ऐसे करके पूरा कवर कर दिया मैंने, फैट सैचुरेशन वगैरह लगा दी है। जितने में हमारा पूरा का पूरा कंप्लीट ब्रेन कवर होना चाहिए, कुछ भी नहीं छूटना चाहिए, स्लाइस फालतू हो चाहे लेकिन कम नहीं होनी चाहिए। तो हमारा उसके बाद आ गया है ये डाटाबेस से, मैं इसको उठा लेता हूँ। ये देखो ये कोर लिखा हुआ, कोर्ट ऑफ, तो ये कोर्ट ऑफ मैंने उठा लिया। यहाँ पे देखो ये स्टार्ट हो गया, यहाँ पे येलो येलो आ रहा है, 1 लिख के यहाँ पे येलो येलो आएगा। यहाँ पे नंबर ऑफ व्यूज लिखा हुआ है, तो नंबर ऑफ व्यूज का मतलब है कि हम कितनी इमेज काटना चाहते हैं। यहाँ पे जितनी हम इमेज काटेंगे तो उतनी ही इमेज हमारी वहाँ पे कटेगी। आगे जो हम स्टार्ट करेंगे कटिंग करने के बाद तो उतनी ही करेंगे हम। 16 या 12 इमेज काटते हैं, वो अपने अपने अकॉर्डिंग होता है। इसके बाद मैं सीरीज पैरामीटर पे करने के बाद क्लिपिंग पैरामीटर आया, क्लिपिंग पैरामीटर करने के बाद देखो अब ये ROI लिखा नीचे, इस पे क्लिक करूंगा तभी ये कटिंग वाले पैरामीटर चालू हो गया। ये चालू हो गया ना, वॉल्यूम पे था तो देखो इन पे क्लिक नहीं हो रहा, लेकिन ROI पे कर दिया तो मैंने क्लिक हो रहा है। अब इस पे क्लिक हो गया, ओपन हो गया ये, ठीक है। इन तीनों इमेज पे काटेंगे हम, पहली, दूसरी और तीसरी। चौथी इमेज पे कटेगा, ये कटा हुआ दिखेगा, और पहली तीसरी इमेज, पहली से लेके तीसरी इमेज तक हमारा काटना हमें। देखो ये काट रहा हूँ, जो मोटी मोटी वेन्स दिख रही है हमारी, इन वेन्स को ही हमें रखना होता है, तो थोड़ा इसको ध्यान से काटना होता है। इसलिए मैं पहले बोला था कि कटिंग में ही प्रॉब्लम होती है, तो प्लानिंग में कोई इश्यू नहीं होता, प्लानिंग ज्यादा दिक्कत नहीं देती, लेकिन इश्यू होता है सबसे ज्यादा कटिंग का। कटिंग नहीं करनी आएगी तो हमारी वेनोग्राम अच्छा नहीं होगा, ठीक है। तो ये मैं कटिंग कर रहा हूँ, बहुत अच्छे से कटिंग करनी पड़ेगी ध्यान से, तो इसलिए पूरा ध्यान देके कटिंग कर रहा हूँ मैं इस पे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारी कटिंग में कोई दिक्कत हो जाए, ठीक है। ये मैं कटिंग देखो, ये मोटी मोटी वेन्स दिख रही है जो, वो उन्हीं को छोड़ रहा हूँ मैं, बाकी की वेन्स को काट रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे करते हैं। ये देखो जब इनको आपस में मिलाएंगे, जहां से स्टार्ट किया था वहां पे लाके इसको मिलाएंगे तब ही हमारी कटिंग होगी। और बीच वाली 3 क्लिक होती है हमारी, ठीक है, तो उसको हम लेफ्ट को दबा के ही आगे पीछे घुमाएंगे, और जहां पे मिलाएंगे वहां पे बीच वाली क्लिक लगा के छोड़ देंगे। अब देखो पहले नंबर की इमेज पे कर रहा हूँ, वो आपकी मर्जी है कि पहले कौन सी इमेज पे आपको कटिंग करनी है, आपकी मर्जी के हिसाब से आप कर सकते हो, जैसा आपको अच्छा लगे। देखो ये थोड़ी टेढ़ी चली गई, मैं इसको यहाँ पे छोड़ देता हूँ। अभी टेढ़ी चली गई, देखो गलत हो गई। अगर ऐसे ही काट दूं तो मैं ये वेन सी कट जाएगी, तो फायदा क्या। देखो ये 4 नंबर इमेज पे देखो अब क्या हो गया, क्योंकि गलत कट गई, मैंने अंडू लास्ट कर दिया तो हमारी जो गलत कटी थी वो वापस हो गई। अब दोबारा से मैं इसको कटिंग कर रहा हूँ, तो ये पूरे ध्यान से, इसलिए मैं बोलता हूँ कि ध्यान से काटनी, कटिंग में ही प्रॉब्लम होती है। थोड़ा सा भी माउस इधर उधर चला जाता है ना, तो उसी में प्रॉब्लम होती है, बहुत देर में कटती है। माउस का काम है, जिसका हाथ जमा हुआ है वो जल्दी काट देता है, नहीं तो जिसका हाथ नहीं जमा हुआ है उस पर बहुत टाइम लगता है। ये वेन्स में जो मोटी मोटी वेन्स है वो छोड़ रहा हूँ, बाकी की कटिंग कर रहा हूँ। एक ये भी पता होना चाहिए ना क्या काटना है क्या नहीं काटना, और अगर यही नहीं पता होगा कि क्या काटना है क्या छोड़ना है तो कटिंग कहाँ से कर पाएगा बंदा। तो ये देखो बहुत अच्छे से काटनी है ये चीज। अब इन दोनों को मिला के और बीच की क्लिक कर देता हूँ मैं, दोनों मिलनी चाहिए तब जाके ही कटिंग होगी हमारी। ये देखो ये कटिंग हो गई 4 नंबर की इमेज पे। आगे
जो 2 नंबर की इमेज है इस पे और कटिंग करूंगा, फिर ये 4 नंबर वाली इमेज अच्छी हो जाएगी अपनी। तो ये देखो अब इस पे और कटिंग करता हूं मैं, ये देखो ये हो गई। अब जल्दी जल्दी कर रहा हूं मैं, जल्दी जल्दी हाथ चला रहा हूँ। हाँ ये देखो ये हो गई। ये एक प्लस का निशान होता है, एक माइनस का निशान होता है। जो 3 इमेज पे काटनी है उसमें हम प्लस के निशान से काटेंगे, और चौथी इमेज में थोड़ी बहुत करेक्शन करनी होती है तो हम माइनस के निशान से करेंगे। प्लस का इंक्लूड होता है और माइनस का एक्सक्लूड होता है। ठीक है, ये देखो अब 4 नंबर पे ये देखो क्या बच गया है, ये बच गया ना सिर्फ जो अपने को रखना था। अब ये जो शेडो दिख रही है इसको माइनस के निशान से, ये देखो अब शेडो दिख रही है आपको, इसको माइनस के निशान से कटिंग करेंगे। माइनस के निशान से कटिंग करना पड़ेगा। ये जो शेडो काटनी है अपने को, शेडो काटनी है। ये देखो मैंने शेडो ही ली और शेडो कट गई है, कट गई ना ये शेडो। फिर मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, शेडो कटेगी ये शेडो। देखो यही है कि थोड़ा सा हाथ हिला और आगे माउस चला तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, वो ध्यान रखना है बस अपने को। और कटिंग में भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है वैसे कि ये पता होना चाहिए कि रखना क्या है और लेना क्या है। ये थोड़ी सी और ये बची, इसको काट देता हूं मैं। ये देखो जैसे फोटोशॉप वगैरह करते हैं ऐसे ही करना है। फोटोशॉप जिसने किया है उसको पता है ये कैसे करते हैं। इसका थोड़ा विंडो सेट कर देते हैं, विंडो सेट करने के बाद देखते हैं और उसको फिर स्टार्ट कर देते हैं। जब अगर अच्छा हो गया तो थोड़ा सा और रखा है, थोड़ा सा और ये अपना बचा है तो इसको थोड़ी सी और अच्छे कर देते हैं आप। जो भी है ये देखो हो गया ना, और अच्छा हो गया और अच्छा लग रहा है। ये और काट देते हैं, ये शेडो है जो शेडो ही काटनी है हमें, और बाकी का जो मेन पार्ट बच गया अपना वो रह जाएगा। और इसको अब स्टार्ट कर देते हैं। ये एंगल दे रखा था मैंने वहां पे, तो अपने आप रोटेट होती चली जाएगी। हर इमेज रोटेट हो रही, देख लो आप, हर इमेज रोटेशन पे आ रही है। ठीक है ना, हर इमेज की रोटेशन अलग अलग हो रही है, ये देखो। ठीक है, उसके बाद मैं 2D लगा देता हूँ इसमें। अब दिखाता हूँ आपको 16 वाली। ये देखो ये हर इमेज का एंगुलेशन अलग है, आपको दिख भी रहा है। 16 वाले में देखो हर इमेज का एंगुलेशन अलग है, तो अलग एंगुलेशन मैंने वहां पे ही सेट कर रखा। पैरामीटर मैंने पहले ही सेट कर रखे हैं, तो पैरामीटर ही सेट होनी चाहिए अपने, तभी जाके एंगुलेशन वगैरह होगा। तो ये हो गया अपनी फिल्म, दे सकते हैं इसके 16 की फॉर्मेट में। ये देखो मैंने 16 की आगे पीछे इमेज कर दी है, क्योंकि आगे पीछे इमेज ये बिल्कुल कॉर्नर पे गई हुई है, तो बीच में लाके इनको सेंटर पे रखना है। तो मैंने सेंटर में इमेज को सभी को सेंटर में लाके, और इसमें ये 16 का फॉर्मेट उठा लेना। 16 का उठा नहीं था तो दोबारा उठाता हूँ उसको, पहले वाले को डिलीट शीट कर देता हूँ। डिलीट कर दिया मैंने और 16 का फॉर्मेट उठा लिया है, और इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। और फिर सीरीज पे क्लिक करता हूँ। सीरीज पे क्लिक करने के बाद ये आ गई सब, और उसको प्रिंट शीट कर दिया, और हमारी ये कंप्लीट होगी वेनोग्राम। हो गया हमारी वेनोग्राम। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आपका अपने चैनल हरियाणा हमारा हिंदी में क्लासेस में स्वागत है। तो दोस्तों बात करते हैं पथरी के बारे में। पथरी का दर्द बहुत से लोगों को होता है। मान के चलो 100 में से 80% लोगों को पथरी का दर्द मिलता है। तो ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन होती है, जिसको ज़्यादा बड़ी पथरी वगैरह होती है। तो आज उसके बारे में बात करते हैं। ये हमारे पास है यूरेटर, यानी कि जो पेशाब की नली होती है उसके अंदर फंसा हुआ स्टोन। मैं आपको दिखाऊंगा कितना बड़ा स्टोन है और कितना का है, तो सब दिखाऊंगा। ये हमने सीटी के कट मारे थे, सिर्फ हमने वहीं के कट लिए थे जहाँ इसको स्टोन था, क्योंकि हमने पहले इसको अल्ट्रासाउंड में देख लिया था, इसलिए हमने वहीं के कट, नीचे के कट लेके, तो वहीं के देखो ये जहाँ पे मैंने एरो लगाया अभी, ये पूरा का पूरा जो पीला पीला आपको ये दिख रहा आपको, ये पूरा हमारा स्टोन है। ये यूरेटर में फंसा हुआ है, क्योंकि बहुत बड़ा स्टोन बन गया यूरेटर में पड़ा, तो इसकी वजह से ये बहुत बड़ा हो गया। तो अगर छोटा होता यूरेटर में तो ये पेशाब के थ्रू निकल भी सकता था। ये देखो मैं साइज भी ले रहा हूँ इसका, 14 पॉइंट कुछ दिखा रहा था पहले, 16 यहाँ पे कर्सर से दिखा रहा हूँ मैं, 16 mm का है ये।
लगभग 15-16 mm का मान के चलो। ये मैंने 3D बनाई, इसकी CD की थी, तो इसकी 3D बना के मैं आपको दिखा रहा हूँ, हर एंगल से आपको दिखा रहा हूँ। देखो ये मैं इसको घुमा रहा हूँ और 3D बना के इसको दिखा रहा हूँ आपको कि ये कैसा पड़ा है नली में। ठीक है, तो आपको आसानी से दिख भी रहा है ये कि हमारा स्टोन कहाँ पड़ा है, सबको दिख रहा है कि ये एक अलग सा कुछ दिख रहा है आपको, ये हमारा स्टोन है। तो ये हमारा यूरेटर में फंसा हुआ स्टोन है। तो यूरेटर लेफ्ट साइड का जो यूरेटर होता है, दोनों साइड में यूरेटर होते हैं, तो लेफ्ट साइड के यूरेटर में हमारा फंसा है। लेकिन ये पड़ा पड़ा क्या हो गया कि यूरेटर में पड़ा पड़ा बड़ा हो गया, बहुत बड़ा हो गया, यानी कि 16 mm का करीब मान के चलो ये हो गया। तो 16 mm का यूरेटर में फंस जाता है, तो इसके लिए हमें ऑपरेट ही करवाना पड़ता है। तो इस पेशेंट ने भी ऑपरेट करवाया, ये ऑपरेट करवाने की ज़रूरत पड़ी, लेज़र से ऑपरेट हो जाता है आजकल। ये जो एरो से मैं आपको दिखा रहा हूँ, यही हमारा वाइट जो दिख रहा है, जो चमक दिख रही है आपको, यही हमारा यूरेटर में फंसा हुआ स्टोन है। तो स्टोन कई टाइप के होते हैं, गोल ब्लेडर में होता है, किसी को किडनी में होता है, किसी को यूरेटर में हो जाता है, तो किसी को पित्त की थैली में हो जाता है, सबका अलग अलग होता है। लेकिन जो बड़ा हो जाता है स्टोन, वो हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत देता है, उसके लिए ऑपरेशन करवाने की जरूरत पड़ती है। वैसे भी बॉडी में स्टोन बनते और ख़त्म होते रहते, किसी किसी की बॉडी में ऐसा होता है कि किसी को स्टोन बन गया फिर अपने आप ही निकल गया, और बन गया फिर दोबारा बन जाएगा। तो इसलिए हमें बोलते हैं कि डॉक्टर, पथरी बनती है जब पानी पियो। अगर हमारा ऊपर यूरेटर में आ जाता कई बार, तो हम पानी पीते हैं तो प्रेशर से हमारा वो निकलने की बहुत ज़्यादा चांसेज होते हैं। और इस बंदे ने मतलब या तो पानी का प्रेस कम पिया है या प्रेशर नहीं बना है, जो भी है, मतलब ये इसका ऊपर से ही बड़ा बन के आया है, और ये टेढ़ा है और सीधा भी नहीं है। ये आपको दिख भी रहा है, ये एंगल में है। सीधा होता या छोटा होता तो भी वो निकल जाता, लेकिन ये एंगल में पड़ा है। तो इसलिए ये हमारे इसके पेशेंट की यूरेटर में फंस गया है। तो इसके लिए इसको सर्जरी की ही आवश्यकता पड़ेगी। इसने लेज़र से सर्जरी करवाई है, जो ज़्यादा बेटर रहती है लेज़र सर्जरी। तो हर एंगल से मैंने आपको ये स्टोन भी दिखा दिया है, आप देख भी सकते हो। और जो भाई टेक्नीशियन है उसके लिए भी ये वीडियो काफ़ी वैल्यूबल हो सकती है, क्योंकि मैंने 3D बना के दिखाई है। ये भी इमेज सेव कर रहा हूँ मैं कि हमारी 3D की इमेज कैसे सेव करनी है। जी का वर्क स्टेशन मैं यूज़ कर रहा हूँ, जो जी 4.7 सॉफ्टवेयर है ये, तो उसका वर्क स्टेशन यूज़ कर रहा हूँ। तो वो भाई भी ऐसे देख के अपना कोई मतलब 3D बनानी है या कोई कुछ कॉर्नर एंगल लेने हैं, सैजेटल एंगल लेने हैं, तो यहाँ से मेरी वीडियो देख के वो भी भाई ले सकता है। और नॉर्मल आदमी भी, ये देखो सेव की थी मैंने, ये हमारी सेव हो गई, जो दिख रहा है ये एरो से मैं दिखा भी रहा हूँ आपको, यही हमारा पूरा पूरा स्टोन है। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? नॉर्मल आदमी भी इस वीडियो को देख के देख सकते हैं, क्योंकि उनको भी हेल्प हो सकती है कि स्टोन क्या होता है, उनके बारे में नॉलेज आ सकती है। तो सबसे ख़तरनाक मेरे ख्याल से, वैसे सभी स्टोन होते हैं, लेकिन यूरेटर में फंस जाता है तो उसके ऑपरेटेड ही करवाना पड़ता है, ज़्यादा बड़ा स्टोन बन जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारी आपको वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल से जुड़े रहे ऐसी मेडिकल इन्फॉर्मेशन के लिए। आपको कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी हमसे कुछ पूछ सकते हैं। आपकी हर वीडियो का, आपकी हर कमेंट का हम जवाब देंगे। तो धन्यवाद दोस्तों। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आपका अपने चैनल हरियाणा हमारे हिंदी क्लास में स्वागत है। तो सीटी करने जा रहे हैं दोस्तों। तो ये पेशेंट की एंट्री वगैरह कर दिए। तो इस साथ आपको ये आदमी टाइप का दिख रहा है, तो इसके एब्डोमेन पे हम क्लिक करेंगे तो एनसीसीटी केओबी कर रहे हैं। तो केओबी का अपने आप ही जो इसके अंदर मैनुअल ऐड कर रखे हैं, तो वो प्रोटोकॉल सीक्वेंस खुल जाएगा। ठीक है, तो प्रोटोकॉल सीक्वेंस पहले ही सेव कर रखे, ये एंट्री कर दी आपको दिख रही है, तो ये प्रोटोकॉल सीक्वेंस खुल जाएगा। तो क्यू भी हम स्टोन के लिए करते हैं, तो ये कंफर्म कर दिया मैंने। कंफर्म करने के बाद स्काउट आना स्टार्ट हो जाएगा। अंदर टेबल जा रही है, आपको दिख भी रही होगी कॉर्नर पे, राइट साइड कॉर्नर पे दिख रहा है थोड़ा सा, अंदर की अंदर की मशीन की टेबल दिख रही है। तो ये देखो, ये हमारा स्काउट आना स्टार्ट हो जाता है और बाहर आ रही है अब टेबल, वही राइट साइड से
ये हमारा स्काउट आ गया एब्डोमेन का। तो यहाँ पे कीबोर्ड पे एब्डोमेन का एक लिखा होता है, तो हम एब्डोमेन दबाएंगे तो एब्डोमेन दबाने के बाद हमारा विंडो लेवल वो सेट हो जाता है ऑटोमेटिक। अगर हेड का करे तो हेड दबा देंगे, चेस्ट का कर रहे तो चेस्ट, हमें लंग्स का चाहिए तो लंग्स के हिसाब से, तो जो भी हमें चाहिए, मीडियस्टेनम चाहिए तो मीडियस्टेनम का दबा देंगे, उसी के हिसाब से विंडो लेवल अपने आप से सेट हो जाता है। या अपन माउस से भी सेट कर सकते हैं मैन्युअली, ठीक है। तो हम स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं, हम D10 से स्टार्टिंग करते हैं, D10 से स्टार्टिंग करते हैं और नीचे पेल्विक बोन होती है वहां तक हम लेते हैं, ठीक है। तो हमारा पेल्विक बोन तक लेंगे हम, यानी कि जो भी हमारा इंटरवल देखो मैंने कम कर दिया, इंटरवल 5 का कर दिया मैंने। इंटरवल ज्यादा नहीं लेना है क्योंकि इंटरवल छोटा लेंगे, स्टोन वगैरह है, जो स्टोन वगैरह दिखेगा अच्छे से तभी। तो यहाँ पे हम सीरीज डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं NCCT KUB। पहले मैंने आपको बता ही दिया KUB हम किसके लिए करते हैं, कंफर्म कर दिया मैंने। कंफर्म करने के बाद ये हमारे पे सीक्वेंस लग गई है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया D10 से लेके हम नीचे पेल्विक बोन तक हमारा कवर करते हैं। नीचे देखो ये टेबल की ग्रीन लाइट हो जाएगी, ग्रीन लाइट होते ही हम इसको दबाएंगे तो ये हमारा सीक्वेंस आनी स्टार्ट हो जाएगी, इमेज आनी स्टार्ट हो जाएगी। यानी कि ये देखो हमारी इमेज आनी अब स्टार्ट हो जाएगी। ये हमारी ड्यूल स्लाइस CCT है। तो इसमें पेशेंट को कुछ नहीं था, बस प्रोस्टेट था जो थोड़ा सा वही उसी में प्रॉब्लम थी, एनलार्ज हो गया था। जो प्रोस्टेट होता है हमारा एनलार्ज हो गया था, इसको स्टोन वगैरह कहीं नहीं था, तो इसमें कोई ऐसा नहीं आया। ये हमारी इमेज आ रही है, देखो इस साइड में स्काउट के ऊपर स्लाइस नीचे नीचे जा रही है और साइड में इमेज हमारी शो ऑफ हो रही है, यानी कि यहाँ की हमारी ये इमेज आ रही है, ये आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो इसमें पेशेंट को कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं थी। तो ऐसे हम CT करते हैं, तो ये ज्यादा बड़ी मशीन नहीं है, तो ड्यूल स्लाइस ही है। तो वैसे मैं आपको थोड़ा बहुत दिखा रहा था, और मेरा ज्यादा काम CT का होता नहीं है, MRI का होता है। CT मेरे से दूर है, इसलिए एक आध वीडियो वैसे डाल देता हूँ, कभी कभी जाता हूँ हॉस्पिटल तो बना लेता हूँ ताकि किसी की हेल्प हो जाए। देखो एक एक इमेज हमारी आ रही है अच्छे से। हम विंडो लेवल वगैरह अपने आप से मैन्युअली सेट करते रहेंगे। ये देखो मैंने विंडो लेवल सेट कर दिया है, ठीक है। तो ये हमारी KUB होती है, NCCT KUB। NCCT CCT जो भी होता है, आपको NCCT तो नॉर्मल होती है, CCT में कॉन्ट्रास्ट डालते, HRCT में हम छोटे कट लेते हैं। तो ऐसे आप CT के बारे में नॉलेज ले सकते हैं। तो आपको एक बार मैं सभी इमेज वगैरह भी दिखाऊंगा स्कैन में जाके अच्छे से। यहाँ पे देखो मैं इमेज वृक्ष में गया, इमेज वृक्ष में जाने के बाद पेशेंट को सिलेक्ट करेंगे हम। ब्राउज में गए, ब्राउज में जाने के बाद हमने पेशेंट सिलेक्ट किया और जो हमारी सीक्वेंस थी वो मैंने ओपन कर ली। 4-4 इमेज की फॉर्मेट में आपको दिख जाएगी। नेक्स्ट कीबोर्ड से हम नेक्स्ट दबाते रहेंगे, नेक्स्ट 4-4 इमेज का नेक्स्ट का ऑप्शन चलता रहेगा ऑटोमेटिक। 4-4 इमेज हमारी आगे सरक रही है। तो हम ऐसे हमारी NCCT KUB कर सकते हैं, CCT करने और CCT कर सकते हैं। एब्डोमेन वगैरह की भी मैं आपको दिखाऊंगा। अब जो CT वाला टेक्नीशियन है वो छुट्टी जाने वाला, तो उस टाइम मैं ही काम करूंगा। तो आप हो सकता है मैं वीडियो बना दूं और आप डाल दूंगा यूट्यूब पे। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों। हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारी वीडियो पे कमेंट, लाइक, शेयर करना न भूले, और आपके दोस्तों को भी शेयर जरूर करें ताकि किसी की हेल्प हो जाए। इसमें कोई पैसे तो लग नहीं रहे। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आपका अपने चैनल हरियाणा हमारे हिंदी क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों मैं एक वीडियो डाल रहा हूँ CT स्कैन की, तो आप देखना कैसी डली है। तो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जरूर करना। तो देखो ये मैंने एंट्री कर दी और यहाँ पे कर्सर दिख रहा है आपको। ये मैं यहाँ से प्रोटोकॉल सीक्वेंस उठा सकते हैं, प्रोटोकॉल बने हुए। यहाँ पे हेड का है, नीचे जो भी PNS का है, C स्पाइन का है, L स्पाइन का है, चेस्ट का है, एब्डोमेन का है, सब यहाँ पे जहाँ पे आपको दिखाई देगा वहाँ पे करना, ठीक है। ये मैंने देखो स्काउट ले रहा हूँ, ये मैंने कंफर्म कर दिया। कंफर्म करने के बाद टेबल सेट करते हैं। टेबल सेट करने के बाद जो एक ग्रीन लाइट आएगी उसके स्टार्ट के स्कैन पे, तो हम स्टार्ट कर देंगे उसको। तो हमारा स्काउट या स्कैनोग्राम आ जाएगा, या टोपोग्राम भी बोल सकते हैं, ठीक है। अलग अलग
मशीन में अलग अलग बोला जाता है, कोई स्कैनोग्राम, टोपोग्राम, सब अलग अलग बोलते हैं, कोई सर्वे भी बोलता है। ये देखो हमारा टोपोग्राम या स्कैनोग्राम आ गया है, इसके ऊपर हमें प्लानिंग करनी है। ठीक है, ये तो क्या अपना ये वही लेटरल एक्सरे के टाइप में ही तो आ गया अपना, ये अपना हो गया। एक ही दो ग्रुप बने हुए, तो एक ग्रुप को मैंने डिलीट कर दिया है। उसके बाद मैं देखो यहाँ पे इसकी थिकनेस 5 mm की कर दी है, 5 की कर दी है। और उसके बाद है ना मैं यहाँ पे 24 इमेज कर देता हूँ। ठीक है, 24 इमेज में हमें कवर करना, फिल्म बनाने में हमें प्रॉब्लम ना हो। ताकि देखो ये पेशेंट की ठुड्डी या चिन थोड़ा ज़्यादा उठा हुआ है, तो हम टिल्ट करेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा टिल्ट करना पड़ेगा मशीन को। और ज़्यादा टिल्ट करने नहीं होता मशीन को, 7-8 से ऊपर टिल्ट नहीं करेंगे हम मशीन को। ठीक है, तो इसलिए वहाँ से मैं चेंज कर दूंगा, पेशेंट की पोजीशन चेंज कर दूंगा, ताकि अच्छे से हमारी प्लानिंग हो जाए। ठीक है, तो ज़्यादा टिल्ट करेंगे यहाँ से तो फिर मशीन ज़्यादा टेढ़ी हो जाएगी, तो वो ध्यान रखना है। तो हमारी प्लानिंग क्या होगी, मैं प्लानिंग बताता हूँ आपको। तो हमारी प्लानिंग होती है वैसे बेस ऑफ स्कल से नीचे से स्टार्ट हो गया, देखो कितना टिल्ट हो गया, 15 का टिल्ट चला गया, तो ये बहुत ज़्यादा टिल्ट हो जाएगा। 15 का टिल्ट, नीचे गैंट्री टिल्ट लिखा हुआ रहा है ना, तो ये 15 लिखा हुआ था, तो ये यहाँ पे गैंट्री टिल्ट लिखा हुआ जितना भी आता है, तो हमें उतनी ही गैंट्री टिल्ट करनी पड़ती है अंदर से। तो हम अच्छे से ही पोजीशन कर देते हैं पेशेंट की अंदर से ही, ताकि हमें ज़्यादा गैंट्री टिल्ट करने की जरूरत ही ना पड़े। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। और हमें प्लानिंग क्या करनी है कि हमारी बेस ऑफ स्कल होता है, वहां से स्टार्टिंग होती है, और ऊपर वर्टेक्स होती है, वहां तक हमारी एंड होनी चाहिए स्लाइस। देखो मैंने पोजीशन चेंज कर दी पेशेंट की, अब देखो ज़्यादा टिल्ट देने की जरूरत हमें पड़ी भी नहीं है, तो हमारी अच्छी प्लानिंग पोजीशन हो गई। तो ये हमें ध्यान रखना है कि गैंट्री टिल्ट वगैरह, ये मैं रिकॉन कर रहा हूँ यहाँ पे, देखो रिकॉन का ऑप्शन ऑन कर रहा हूँ, क्योंकि ये हेड इंजरी है पेशेंट को, तो रिकॉन का ऑप्शन भी मैं ऑन कर रहा हूँ। ये बोन का करेंगे, क्यों हमें बोन विंडो अलग से काटनी है, ये फिल्टर लगा दिया मैंने। और यहाँ पे लिख दूंगा मैं हेड इंजरी, क्योंकि पेशेंट को हेड इंजरी है, सीरीज डिस्क्रिप्शन में मैंने हेड इंजरी डाल दिया है। ठीक है, ये यहाँ पे देखो ये E23 भी कर सकते हैं, या E2 भी कर सकते हैं, E3 भी कर सकते हैं, या E21 भी कर सकते हैं। इमेज फिल्टर है, यानी कि कौन से फिल्टर में इमेज अच्छी चमक के आएगी, ये वो फिल्टर है। ठीक है, और 24 स्लाइस तक हम कवर कर लेते हैं, कभी कभी 26 भी ले लेते हैं, लेकिन 24 में हमारा अगर कवर होता है तो हमें कवर कर लेना है। और उसको कंफर्म करके मैं स्टार्ट कर दिया है, तो हमारी इमेज आनी स्टार्ट हो जाएगी। देखो ये इमेज आनी स्टार्ट हो जाएगी, यहाँ नीचे दिखाता हूँ मैं, ये ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, यहाँ से टेबल सेट होती है, ये बटन ब्लिंक कर रहा है जो, इसको ओके कर दूंगा मैं। और फिर यहाँ पे स्टार्ट स्कैन वाला ब्लिंक करने लगेगा, तो उसको भी मैंने एक बार ये दबाना है, तो हमारी स्कैन तब स्टार्ट होगा, उससे तब तक स्कैन स्टार्ट नहीं होता जब तक हम ये टेबल सेट और ग्रीन वाला ये स्टार्ट वाला स्कैन नहीं दबाएंगे। देखो ये इमेज आनी स्टार्ट हो गई, आपको दिख रही है, ये हमारी इमेज आने लगी है। तो इस पेशेंट को इंजरी नहीं थी, तो नॉर्मल ही था ये पेशेंट, वैसे लगी थी चोट तो, लेकिन इंजरी नहीं निकली अंदर। ठीक है, तो कोई बोन में इंजरी नहीं निकली, तो हमारा ये ब्रेन हेड इंजरी के लिए हो गया, यानी कि एनसीसीटी ब्रेन हो गया हमारा। ठीक है, इसको विंडो वगैरह सेट कर सकते हैं आपके हिसाब से, जो भी आपको देखना है। आपको बोन विंडो देखनी है तो थोड़ा डार्क करके रखे देख सकते हैं। वैसे अगर कुछ देखना आपको कोई कुछ और दिख रहा है, तो उसके लिए थोड़ा सा अलग चमका के देखेंगे। ठीक है, ये देखो अपना इमेज कंप्लीट हो गई है। तो ऐसे होता है हमारा कंप्लीट एनसीसीटी हेड। तो आपको पता चल गया होगा, ये हमारी इमेज कंप्लीट आ जाएगी, तब हमारा स्कैन कंप्लीट हो जाएगा। तो ये एनसीसीटी ऐड हो गया। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट करना ना भूले, और शेयर भी करें। अगर आप हमारे चैनल से नए जुड़े तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, और बेल आइकन को दबाना ना भूले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे हमारी एनसीसीटी ब्रेन हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।